वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स अकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और जैसे कि हमने 11वीं की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है, 2 टॉपिक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में किया था और आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था? रोम। सीधा क्वेश्चन, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा है? रोम। रोम का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र को कवर किए हुए या काफ़ी लंबे एरिया पर वो फैला हुआ था। ठीक है, तो कितने एरिया पर फैला हुआ था? वो उर्वर अर्ध चंद्राकार क्षेत्र। मतलब क्या है इसका कि जो चांद के शेप में बना हुआ जो एरिया था, जिसमें आपका यूरोप आता है, आपका एशिया आता है, आपका अफ्रीका आता है। क्योंकि लाइन पढ़े तो बड़ी टिपिकल सी लगती है, समझ नहीं आती। अगर ध्यान से देखें तो आप एकदम से समझ आ जाती है कि चांद के आकार का फैला हुआ है, जिसमें क्या आपका यूरोप भी आ जाएगा, आपका अफ्रीका भी आ जाएगा, आपका एशिया भी आ जाएगा। तो ये पूरा एरिया कवर किया हुआ था किसने? रोम ने। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किन किन राजनीतिक शक्तियों का हाथ रहा इसको बनाने में, किस किस ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। ठीक है, क्या क्या संस्कृतियां रही है, क्या क्या भाषाएं रही हैं, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, कानूनी व्यवस्था कैसी थी उनकी। ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों की जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आज के देश में भी कहीं की ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती। ठीक है, ये चीज़ें बता रहा। बट एक बात थी कि यहाँ पे दास श्रम पर बल था, दास प्रथा थी, दास श्रम पर बल था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एरिया स्वतंत्रता से वंचित था। आप खुद देखिए, जब दास प्रथा होगी तो बहुत बड़ा एरिया किसी के अधीन रहेगा तो फ्रीडम नहीं होगी। बस यही चीज़ें वो बता रहा है कि औरतों की स्थिति तो अच्छी थी बट दास श्रम पर बल था, जिससे अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित था। ठीक है, उसके बाद 5वीं शताब्दी और उसके बाद में पश्चिमी का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। मतलब जो इसका 2 एरिया था, पश्चिमी पूर्व, तो जो पश्चिमी वाला एरिया है वो छिन्न भिन्न हो गया था। बट पूर्वी का आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध राज्य था। ये कह रहे हैं कि जो ये एरिया था, 2 एरिया में, पूर्व और पश्चिम में। ठीक है, पश्चिमी एरिया 5वीं शताब्दी तक आते आते, 5वीं शताब्दी का मतलब है जैसे हम 420 लिखेंगे तो इसको हम 5वीं शताब्दी बोलेंगे, 580, 520, 525 लिखेंगे, इसको 6ठी शताब्दी बोलेंगे। तो अगर ये 400 वाली लाइन में चीज़ें चल रही है ना, तो इसको 5वीं शताब्दी बोला जाता है। कहते हैं कि 5वीं शताब्दी तक आते आते इसका जो पश्चिमी वाला एरिया है वो छिन्न भिन्न होने लगा, मतलब उसका नाश हो चुका था। ठीक है, वो पूरा तहस नहस हो चुका था। पर जो पूर्व वाला एरिया था ना, वो एक तरह से अखंड और समृद्ध, मतलब वो एज इट इज बना रहा और उसमें क्या हुआ, उसमें शासन होता रहा। बाद में फिर यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के बारे में भी पढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो उसकी नींव यहीं से स्थापित होती है, तो वो हम किसी दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। सिर्फ बताया जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन भी यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अभी इसमें ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो रोम के इतिहासकारों के पास ना बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, बहुत ज़्यादा विशाल भंडार है किसका? इतिहास को जानने की सामग्री का। तो रोम के इतिहासकारों के पास सोर्सेज है, विशाल भंडार है, सामग्री है। उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट है पाठ्य सामग्री, बुक से रिलेटेड कुछ रिटर्न है। उसके बाद है प्रलेख या दस्तावेज है, कुछ अभिलेख वगैरह, दस्तावेज वगैरह। और उसके बाद है भौतिक अवशेष। भौतिक मतलब रोज जो बची हुई चीज़ें हमें खुदाई करने के बाद मिलती हैं, या कुछ इमारतें हैं, या फिर कुछ खुदाई करते वक्त हमने कुछ भी चीज़ें मिली हैं, स्नानागार, अन्नागार, जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं, या फिर कुछ हल वगैरह मिले थे हमें, तो इनके भी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ से मिली होगी। तो पहली जो सामग्री है, सोर्सेज है, वो पाठ्य सामग्री है। दूसरी प्रलेख और दस्तावेज है। तीसरी भौतिक अवशेष है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि पाठ्य स्रोतों में क्या चीज़ें शामिल, अब तीनों को अलग अलग बताएंगे कि पाठ्य में क्या आएगा। तो पाठ्य स्रोतों में समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया इतिहास, उसके जो सिमिलर इतिहासकार थे उस टाइम, चाहे वो दूसरे देशों के थे, ठीक है, वो वहाँ पे गए हुए थे, चाहे वो उसी रोम में रहने वाले थे, कोई भी थे, इतिहासकार थे जो बुक लिखते थे। ठीक है, हर साल कोई नया इतिहासकार आता था, वो नई बुकें, कोई नया राजा आता था, उसके दरबार में कोई नया इतिहासकार आता था। तो सिर्फ यही चीज़ें हैं कि पाठ्य स्रोत में समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया काल, या जिसे वर्ष वृत्तांत कहते हैं, मतलब हर वर्ष कुछ नया लिखा जाना। क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे, जिसके अंदर क्या क्या आपके पत्र आगे, व्याख्यान आगे, प्रवचन आगे, कानून आगे आदि। ठीक है, अब कोई राजा गद्दी पर बैठ रहा है, उसका कोई इतिहासकार है, वो अपने रूल्स अलग चला रहा है। भाई वो राजा अपने रूल्स अलग चला रहा है।
अपने पत्तर किसी को पत्तर भेज रहा वो अलग है, ठीक है, अपने प्रवचन अलग है। तो ये क्या कह रहा है कि फिर दूसरा राजा आ रहा है वो चीज़ें अलग कर रहा है। तो ये जो रूल रेगुलेशन है, पत्र है, व्याख्यान है, सभी राजाओं के अलग अलग हैं। तो ये उसकी पाठ्य सामग्री के अंदर आते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, वर्ष वृत्तांत किसको बोला गया है, पाठ्यक्रम को या पाठ्य सामग्री को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब दस्तावेज स्रोत के अंदर क्या आते हैं, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था ना, पाठ्य, दस्तावेज और भौतिक। दूसरा है दस्तावेज, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपके सबसे पहले अभिलेख आ रहे हैं। दस्तावेज स्रोत, इसमें प्रलेख या दस्तावेज बोला गया ना। प्रलेख मतलब कोई भी अभिलेख, अभिलेख मतलब पत्थर पर लिखी हुई, किसी सतह पर लिखी हुई जो चीज़ होती है उसको क्या बोला गया, अभिलेख। और पेपायरस, पेड़ के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियाँ, एक तो आपके अभिलेख हो गए, ठीक है, कुछ भी खुदवा दिया उस पर। एक पेपायरस के पेड़, एक पेड़ होता था यहाँ पे पेपायरस का, और उसकी जो पत्तियाँ होती थी ना, उन पर क्या लिखा होता था, उन पर जो भी लिखा होता था उसको पांडुलिपि बोला जाता था, और वो दस्तावेज के अंदर आते थे, ठीक है। तो यही चीज़ बताई जा रही है इसके अंदर। जो अभिलेख होते थे वो क्या होते थे, वो एक तरह से अभिलेख पत्थर पर खोदे जाते थे, ठीक है। किस पर खोदे जाते थे, पत्थर पर खोदे जाते थे, जो नष्ट नहीं होते थे, जो एज इट इज़ मिलते थे आज भी, क्योंकि अशोक के अभिलेख भारत में मिलते हैं। तो क्या थे, वो जो उन पर लिखा होता था वो चीज़ें मिल जाती थी। दूसरी चीज़ें क्या थी, बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातीनी, ये जो लैंग्वेज है वो यूनानी और लातीनी भाषा में मिले हैं। तो याद रखना, जो अभिलेख ज़्यादातर मिले हैं वो यूनानी और लातीनी लैंग्वेज में मिले हैं। उसके बाद पेपायरस। अब पेपायरस मैंने अभी बताया था, पेपायरस का एक पेड़ होता है, इसको एक सरकंडे का पौधा बोलते हैं, जो नील नदी के किनारे उगाया जाता है। उस पर लेखन सामग्री तैयार होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी बातें थी उस पर लिखी जाती थी, जैसे कुछ भी संवाद, बातें आपस में, डिस्कशन है, लेख है, ये सारी चीज़ें सरकारी दस्तावेज है। आज पेपायरस पत्थर पर लिखे पाए मिले हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा मिले हैं आज के टाइम में, क्योंकि उस टाइम क्योंकि डेली यूज़ में जो चीज़ें यूज़ हो रही है तो उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब इन पेपायरस पत्र को जो पढ़ रहा है, जो इनकी खोज कर रहा है, उसको बोलते हैं पेपायरोलॉजिस्ट, यानी पेपायरस शास्त्री कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला गया उनको, जो इन पांडुलिपि को पढ़ रहा है, खोज कर रहा है, उसको पेपायरस शास्त्री या पेपायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष के अंदर क्या आती है आपकी चीज़ें, वही मैंने आपको बताया था, आपकी इमारतें हैं, स्मारक हैं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई। क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पर जो इतिहासकार है उसके बाद बहुत ज़्यादा क्या है, भंडार मिला है, बहुत ज़्यादा सामग्री मिली है। सामग्री में क्या था, 3 चीज़ों में बांटा गया उनको, तो वो याद रखना अपना, पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज बोला गया है, और तीसरा भौतिक है। पाठ्य सामग्री में वो इतिहासकारों का जो वृत्तांत है, जो डेली रूटीन में मतलब हर साल नया साल लिखा जाता था कि कभी कोई राजा आए, कभी कोई राजा आ जाए, ठीक है। तो उनके इतिहासकार जो लिखते थे, या कुछ समकालीन इतिहासकार होते हैं, दूसरे देश वाले इतिहासकार भी लिख सकते हैं, जैसे भारत में चीनी यात्री आ रहे थे वो इतिहास लिख रहे थे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। दूसरा आपके अभिलेख आ जाते हैं। उसके बाद पांडुलिपियाँ मिली है, वो किस पेड़ की, क्या थी वो, पेपायरस, ठीक है। पेपायरस के जो पेड़ की, इसको सरकंडे का पौधा कहा गया है, और इसकी जो पत्तियां, उस पर पांडुलिपि लिखी जाती थी, और इनको जो पढ़ने वाला होता था वो पेपायरस शास्त्री कहा गया है। ये चीज़ें मिलती थी। तीसरा था भौतिक, जिसमें इमारतें, स्मारक और जो भी रिमेन बची हुई चीज़ें हैं वो मिलती हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम कि इसके अंदर वो क्या बता रहा है, ठीक है भाई। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, ईसा मसीह का जन्म कब माना गया, 0, 0। ईसा मसीह के जन्म को 0 डेट मानी गई है। उसके जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी, उसके जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, मतलब 630, मैंने आपको बताया था ना, जो भी लाइन होगी उससे 1 साल आगे, एक शताब्दी आगे बोला जाए। 630 है, इसको क्या बोला जाता है, 7वीं शताब्दी। 530 होता है तो उसको बोलते हैं 6ठी शताब्दी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ईसा मसीह का जन्म 0 माना गया। उससे लेके 7वीं शताब्दी के बीच का जो भी टाइमिंग रहता है, ठीक है, इन 700 सालों के बीच का जो भी टाइमिंग रहता है, उसमें क्या होता है कि जो यूरोप और अफ्रीका और मध्य पूर्व का विशाल क्षेत्र है, उसमें 2 साम्राज्य, अभी तो हम रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि साथ साथ 2 साम्राज्य चल रहे थे। कौन कौन सा, एक था रोम
और एक था ईरान। हम यहाँ रोम के बारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ, बट इसके साथ इसकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, आपस में हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहते थे, तो इसको साथ में जानना ज़रूरी है। तो कौन से दो थे? रोम और ईरान था। रोम और ईरान आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते, ठीक है, अधिकांश टाइमिंग इनका लड़ने में ही रहता था। और इनके जो बीच की एक दीवार जिसको कहते थे वो क्या थी? एक संकरी पट्टी थी, फरात नदी, ठीक है। फरात नदी इनके बीच में बहती थी, बस, और कुछ इनके बीच में वो नहीं था कि एक दूसरे से दूर करें इनको। ये चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप अगर नीचे वाले मानचित्र में देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई गई है कि कहाँ राइन नदी है, कहाँ डैन्यूब नदी है, कहाँ पे भूमध्य सागर है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये राइन नदी है और ये आपकी डैन्यूब नदी है, ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है जो अलग करता है यूरोप और अफ्रीका वगैरह को, ठीक है। ये सहारा मरुस्थल है, ये सारे के सारे एरिया है रोम साम्राज्य के, ठीक है। ये इन यहाँ सब में क्या फैला हुआ था? रोम साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस पैराग्राफ में यही बता रहा है वो। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आप इसको मानचित्र को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भूमध्य सागर है जो अलग करता है आपके अफ्रीका और आपके एशिया वाले, यूरोप वाले एरिया को, ठीक है। इन दोनों को अलग करने वाला कौन है? भूमध्य सागर है। उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था कौन? भूमध्य सागर। पूछा जाए भूमध्य सागर को किसका हृदय बोला गया? रोम साम्राज्य का, ठीक है। भूमध्य सागर और उत्तर और दक्षिण की दोनों दिशाओं के सागर के आसपास स्थित, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये भूमध्य सागर है, ये वाला देखिए दिखाई दे रहा है इसमें आपको, ये वाला भूमध्य सागर, इसको क्या बोला गया था? रोम का हृदय बोला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद ये जो रोम साम्राज्य है ये इनको आपस में अलग कर रहा है, यूरोप को और अफ्रीका को आपस में अलग कर रहा है। और दो महान नदियां हैं राइन और डैन्यूब, वो भी इनके जो उत्तर वाले एरिया में बहती है, ठीक है। तो अगर उत्तर की बात पूछे तो राइन नदी और डैन्यूब नदी, ठीक है। रोम के उत्तर में कौन सी नदी थी? राइन और डैन्यूब नदी। बस कुछ चीज़ें वैसे बता रखी इनके भौगोलिक विस्तार को लेके, आप देख सकते हो ध्यान से। भूमध्य सागर पूछे कहाँ है तो वो इनका हृदय कहा गया है, इनको अलग कर रहा है। डैन्यूब नदी और राइन नदी कहाँ है? इसके उत्तर में पड़ती है। फिर उससे आपसे पूछे सहारा मरुस्थल कहाँ है तो वो दक्षिण पार्ट में है, ये रहा सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके थोड़ी सी भौगोलिक विस्तार में आती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, साम्राज्य का आरंभिक काल। अब स्टार्टिंग होती है इनकी राजनीति की। साम्राज्य का आरंभिक काल, रोमन साम्राज्य को दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, पूर्ववर्ती और पड़वर्ती, एक पहला और एक बाद का, ठीक है, प्री और लेटर। तो ये कह रहे हैं कि इनको दो चरणों में डिवाइड किया गया है। तो इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता। देखो पढ़ने में देखो लाइन कितनी टफ सी लग रही है, बट ये क्या कह रहा है कि हमने टाइमिंग पढ़ा 0 से 7वीं शताब्दी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, 0 से 7वीं शताब्दी तक, कि ये वाले टाइम के बीच क्या रहता है? इनका साम्राज्य रहता है। अब ये कह रहा है कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक, जब तक तीसरी शताब्दी चलती है तब तक तो पूर्ववर्ती एरिया चलता है, पूर्ववर्ती साम्राज्य चलता है, उसके बाद परवर्ती साम्राज्य चलता है, ठीक है। तो दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, इधर वाला पूर्ववर्ती, इधर वाला परवर्ती, क्योंकि जो चीज़ें, जो विशेषताएं कुछ इधर की है कुछ इधर की है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग तो साम्राज्य का आरंभिक काल को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, पूर्ववर्ती मतलब प्री स्टेज थी, एक उनकी लेटर स्टेज थी, ठीक है। दोनों को अगर पूर्ववर्ती का टाइम पूछे तो पूर्ववर्ती का टाइम था आपका दूसरी शताब्दी तक और उसके बाद तीसरी शताब्दी तक, और उसके बाद का जो टाइमिंग है वो परवर्ती। तीसरी शताब्दी मतलब 200 के आसपास वाला टाइमिंग, ठीक है। जैसे 225 हो गया, इसको क्या बोलेंगे? तीसरी शताब्दी बोलेंगे ना। तो यहाँ तक के आसपास का टाइमिंग तो रहा है पूर्ववर्ती शताब्दी और पूर्ववर्ती पार्ट, ठीक है, और उसके बाद का टाइमिंग परवर्ती। बस यही चीज़ें हैं कि इनको दो पार्टों में डिवाइड किया है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। टाइमिंग कितने में डिवाइड किया गया ये बता दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, दो महाशक्तियों और उससे संबंधित साम्राज्य में बड़ा अंतर था। रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में काफ़ी। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये दो महान शक्ति थी जो अभी हमने पढ़ी है, ईरान और रोम, जिनको हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा गया है और फ्रात नदी इनके बीच में बहती है। तो ये कह रही है इन दोनों में काफ़ी विविधता है इनकी संस्कृति में। इस अवधि के दौरान पार्थियन या ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। ये कह रहा है कि रोम की जो कल्चर्स है ना बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा विविधता थी, ठीक है। ईरान में तो हमने
पार्थियाई और ससानी राजवंशों के बारे में सुना कि ये दो जाति इस पे शासन करी थी। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना, पार्थियाई आपने पढ़ा हो, इंडियन में भी आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी पार्थियन पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा था ससानी राजवंश, ये अपने इनके राजवंश थे, हमारे मुगल रहे हैं, गुप्त काल रहे हैं, तो ऐसे इनके पार्थियाई और ससानी राजवंश थे। किसके? ईरान के, नॉट रोम के, ठीक है। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत ये कह रहा है कि इसके विपरीत रोम साम्राज्य की बात देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारी संस्कृतियाँ और मिला जुला रूप मिला है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ पार्थियन ही पढ़ा है और सिर्फ ससानी के बारे में ही पढ़ा है, बट यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा संस्कृतियों का मिला जुला एक रूप पढ़ा है। सरकार की सांझी प्रणाली पढ़ी है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, प्रशासन में लातिनी और यूनानी भाषाओं का यूज़ है, ठीक है। लैंग्वेज बहुत सारी है, बात प्रशासन की आती है तो वहाँ पे लातिनी और यूनानी भाषा का प्रयोग है प्रशासन को संभालने में, जिस भाषा का यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीका प्रांत तिपोलितानिया, जो कि लातिनी भाषा और सायरे का, ये क्या है? ये भाषाएं हैं, ठीक है। कहते हैं भूमध्य सागर को, मतलब वहाँ से निकल के आई, चारों तरफ फैल गई ये भाषाएं दोनों, ठीक है। तो इन भाषाओं का नाम बताया, ये भी कहाँ पे थी? रोम में थी। उसके बाद यहाँ पे जो लोग रहते थे वो एकमात्र, मतलब अगर यहाँ पे एक ही शासन चलता था पूरे रोम पे, अगर एक राजा था तो एक ही शासन यहाँ पे चलता था, ठीक है। चाहे वे कहीं भी रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो। ईरान और रोम में डिफरेंट बताया। ईरान में पार्थियन और ससानी का शासक रहा है, बट यहाँ पे रोम पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा लैंग्वेज थी, बहुत ज़्यादा संस्कृतियाँ थी और बहुत ज़्यादा क्या थे? भाषाएं वगैरह बोली जाती थी। और दूसरा ये कहता है कि पर राजा एक था, वो जो पूरे एरिया पर शासन किया करता था और वो एक प्रशासन को अच्छी तरह से चलाया करता था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम सम्राट, इंपॉर्टेंट चीज़ें है भाई। प्रथम सम्राट ऑगस्टस, इसके बारे में तो हम पढ़ते भी है कभी कभी। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसपेट कहा गया। पहला क्वेश्चन, टाइमिंग पूछ लेंगे। ऑगस्टस का टाइम 27 ईसा पूर्व, ठीक है। उसने जो राज्य स्थापित किया उसको क्या कहा गया? प्रिंसपेट कहा गया, ठीक है। भाई प्रिंस था, ये एक तरह से राजा था, राजकुमार था, जो भी इसने अपना राज्य स्थापित किया उसको प्रिंसिपेट कहा। अगस्टस एक छत्र शासक, एक छत्र मैंने आपको बताया, क्षेत्र मतलब एक ही छत्र, मतलब पूरा एरिया इसी के अंडर में था और सारी की सारी सत्ता इसके हाथ में थी और इसको प्रमुख नागरिक बोला गया। प्रमुख नागरिक मतलब एक तो निरंकुश राजा होते हैं, निर्दयी राजा होते हैं और एक अच्छे राजा होते हैं। तो पूछा जाए प्रमुख नागरिक कौन से सम्राट को बोला गया? ऑगस्टस को, ठीक है। लातिनी भाषा में इसको प्रिंसेप्स कहा जाता है। राज्य जो स्थापित किया, कंफ्यूज कर देगा आपको, राज्य जो स्थापित किया उसको प्रिंसपेट कहा गया और राजा को प्रिंसेप्स कहा गया। याद रखना, राजा को प्रमुख नागरिक या प्रिंसेप्स कहा गया और जो उसने अपना राज्य स्थापित किया उसको प्रिंसिपेट कहा गया। ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करेगी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ऐसा सीनेट, यहाँ पे एक संस्था थी जो प्रशासन को संभालने में जिसका बहुत ज़्यादा रोल था, ठीक है। वो क्या थी? वो सीनेट। तो रोम में कौन सी संस्था थी? सीनेट, जिसको क्या बोला गया? एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र संस्था बोला जाता था। सीनेट रोम का एक प्रशासन को संभालने वाली संस्था का नाम था सीनेट। उसमें कौन से लोग होते थे? अमीर, अभिजात, कुछ कुलीन वर्ग होते थे, ठीक है। कुलीन और अभिजात वर्ग के लोग होते, धनी परिवार से रिलेटेड लोग होते थे। इनमें क्या होता था? ये प्रशासन को संभालने में अपना रोल दिया करते थे, ठीक है। तो रोम के इतिहास में अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लातिनी ज़्यादातर लिखी मिली हैं इन्हीं लोगों के। अब ये पता है, हम जब इतिहास पढ़ते हैं ना, ये टॉपिक पढ़ते हैं रोम में, तो सीनेट का बहुत ज़्यादा रोल दिखाया गया कि सीनेट बहुत अच्छी संस्था थी। अगर सीनेट का जो राजा आदर करता था, जो इसको इम्पोर्टेंस देता था, तो वो राजा अच्छा माना जाता था। जो सीनेट को नहीं मानता था, उसको कंट्रोल में करता था, तो वो राजा अच्छा नहीं माना जाता था। इसका मतलब ये था कि जो इतिहासकार बुक लिखा करते थे वो ज़्यादातर सीनेट के ही होते थे, सीनेट लोग ही होते थे। तो इसलिए हमेशा उस सीनेट के बारे की अच्छाई ही बताते थे। तो इस बारे में ये कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था?
कि जो कई सीनेटर गणतंत्र युक्त, मतलब कई सीनेट ऐसे थे भी राजा उनको कंट्रोल को रोकता था, बट वो वापस अपने उसी ओहदे को पाना चाहती थी। बट क्या होता था, जब राजा उनको क्रूरता से दिखाता था, रोकता था, तो वो राजा की बुराई करते थे, वो उनके लिए वो मतलब राजा था, शत्रु माना जाता था। समझ आ गई चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट चलेगा आपका, इसमें क्या कह रहा है कि जो सम्राट और सीनेट के बाद साम्राज्यिक शासन को संभालने वाली एक और संस्था थी। सम्राट और सीनेट को, मतलब सम्राट तो हमने पढ़ा कि सम्राट और सीनेट को, ये सम्राट हो गया आपका, ये आपका सीनेट हो गया। अब ये कह रहा एक और संस्था थी, वो कौन सी थी? सेना। तो एक पहले नंबर पे सम्राट, फिर सीनेट, फिर सेना। तो रोम में किन तीन एक तरह से क्रम चलता था तीन लोगों को प्रशासन में चलाने का, तो वो सम्राट आता था, दूसरे नंबर पे सीनेट एक संस्था थी जिस कुलीन और अभिजात वर्ग के धनी परिवार के लोग होते थे, वही इसमें से ज़्यादातर इतिहासकार होते थे जो लिखते थे इन बातों को, और तीसरे नंबर पे थी सेना। अब आगे कह रहा है फारस के साम्राज्य में तो बलात भर्ती वाली सेना होती थी। बलात मतलब सेना को भर्ती किया जाता था व्यवसाय के रूप में, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। ठीक है, ये कह रहे कि बलात का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले बलात समझ लीजिए। बलात होता था कि एक तरह से उनसे काम, अगर भाई आप सेना में अपना खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, साथ साथ में आपको सेना में भर्ती किया जाता है। जब आपकी ज़रूरत हो तो आपको आपका योगदान पड़ता है कि आप अपने देश की सेवा के लिए आ जाए। ठीक है, बट इसमें क्या कह रहा है कि रोम में ऐसा नहीं था, रोम में इसको व्यवसाय के रूप में माना जाता था। ठीक है, यहाँ पे तो बलात में तो कंपलसरी था कि हाँ भाई आपको देश के लिए कुछ करना है, बट इस यहाँ प्रोफेशनली माना जाता था रोम में। उनमें वेतन भी दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष सेवा देनी होती थी। एक वेतन भोगी सेना का होना निसंदेह रोमन सम्राट के लिए अपनी खास विशेषता थी। मतलब सेना को वेतन भोगी होते थे, एक तरह से गवर्नमेंट सर्विस मानी जाती थी। उसके बाद कहा गया है कि करीबन 6 लाख सैनिक पाए गए थे किसमें? आपके रोम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। बलात की बात आए तो बलात की बात आती है जहाँ पर वो खुद से अपने परिश्रम से योगदान देता है अपना देश के लिए, या फिर कंपलसरी कर दिया जाता है कि हर किसी को जब भी बुलाया जाएगा अपने देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसको योगदान देना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक व्यवसाय था रोम के लिए, और वहाँ पे पूरी की पूरी सेना को बुलाया जाता था कि हाँ तैयार करो, उनको प्रिपेयर करो, उनको सेना दो, पूरी लाइफ टाइम उनको नौकरी दे दो। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो ये चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो थे ना सेना, रोम में जो सेना थी, कई बार ये आंदोलन भी कर देते थे। रीज़न क्या था आंदोलन करने का? कि ये आप भाई मेरी भर्ती करो, कंपलसरी है, या मुझे प्रमोशन करो, या हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती थी। तो टाइम पर ये क्या करते रहते थे? आंदोलन करते रहते थे। आंदोलन का रीज़न क्या था? आंदोलन का रीज़न था कि अपनी सेनापद, मतलब अपनी जो है वो बढ़वाते रहते थे, प्रमोशन करवाते थे, अपनी सैलरी बढ़वाते रहते थे, और उसके लिए ये क्या करते थे? विद्रोह करते रहते थे। सीनेट है जो सेना से घृणा करती थी और डरती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके चीज़ों को कमज़ोर कर रही थी, कि अपनी इंपॉर्टेंस दिखा के आंदोलन करके उनकी चीज़ों को कमज़ोर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं सीनेट है सेना से घृणा करती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखिए, सम्राट, वही चीज़ें मैंने आपको बताई थी। सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना राजनीतिक इतिहास के 3 खिलाड़ी होते थे। अभिजात वर्ग दे दिया इन्होंने, सीनेट नहीं लिखा या अभिजात वर्ग दे दिया, तो कंफ्यूज मत होना। सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना राजनीतिक इतिहास के 3 खिलाड़ी होते थे। वो अलग अलग समय पर अब कितना नियंत्रण रख सकते हैं सम्राट पर, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती थी। और अगर कोई बात होती थी तो सेनाएं मतलब अग्रेसिव हो जाती थी, तो गृह युद्ध चलने लग जाता था, गृह युद्ध छिड़ जाता था। ठीक है, क्योंकि सेना क्या करती थी, कहीं ना कहीं अगर राजा उसको बुला रहा होता था, अगर उन्हें विद्रोह कर दिया हुआ तो वो सेना नहीं जाती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता था, गृह युद्ध चल जाता था। ठीक है, उसके बाद है कि 69 को छोड़कर, मतलब एक 69 ईस्वी है, जैसे हम ईस्वी पढ़ रहे हैं ना 0 से 7वीं शताब्दी तक, तो कह रहे 69 जब टाइम आता ना उसको छोड़ के, जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट, लगातार 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, तो 2 शताब्दियों तक तो कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। 2 शताब्दी तक तो कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर गृह युद्ध हो गया, बस ये चीज़ें बता रहा है। ठीक है, तो कब गृह युद्ध नहीं हुआ? 69 ईस्वी को छोड़कर। किन 2 राजाओं के बीच नहीं हुआ? पहले 2 राजाओं के बीच नहीं हुआ, बाद में जो 2 सम्राट बैठे तो गृह युद्ध हुआ। ठीक है, और यहाँ का सामाजिक कैसी थी लाइफ, मतलब कैसे राजा के बाद कौन बैठता था? उसका बेटा या उसका पुत्र ही बैठता था गद्दी पर। तो ये वंशानुक्रम शासन चलता था।
उसकी जो गद्दी होती थी उसके पिता की, वो ही बैठा करता था, उसका पुत्र भी, चाहे वो गोद लिया हुआ हो, ठीक है, चाहे वो अपना खुद का पैदा हुआ बच्चा हो, कुछ भी हो, दत्तक पुत्र भी बैठ सकता था, कोई भी, पर बैठता राजा का पुत्र ही था। तो चीज़ें क्या थी, वंशानुक्रम चली हुई थी। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपका जो अगस्टस पढ़ रहे हैं ना, उसका कोई अपनी संतान नहीं थी, उसको अपना कोई पुत्र नहीं था, और उसने टिबेरियस पुत्र को गोद लिया और उसको ही आगे गद्दी पर बैठा दिया। तो ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक मिनट। तो टिबेरियस किसका पुत्र था, वो था अगस्टस को गद्दी पर बैठाया, उत्तराधिकारी बना वो, ठीक है, वो गोद लिया हुआ पुत्र था ये टिबेरियस, और ये गद्दी पर बैठ गया। फिर आगे कहते हैं कि जो ये टिबेरियस था, प्रथम 2 शताब्दी अन्य देशों के साथ युद्ध बहुत कम हुए, और ये कह रहा है कि जब टिबेरियस बैठा ना तो बहुत कम युद्ध हुए। क्यों हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा अगस्टस ने उसको एरिया दे दिया था कि टिबेरियस को बैठने, जब गद्दी पर बैठने के बाद कुछ ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, उसको लगा ही नहीं कि मैं अपने राज्य का विस्तार करूं। झगड़े कब होते हैं, जब वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए आगे मूव करते हैं, दूसरे लोगों के साथ झगड़े होते हैं। तो क्या होता है, टिबेरियस को झगड़े की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पूर्वज की दी हुई, अपने बाप की दी हुई काफ़ी ज़्यादा संपत्ति मिली थी। तो इसके काल काफ़ी शांति का काल रहा था। बट बाद में जो एक राजा बैठा था, एक सम्राट बैठा था, त्राजान, ठीक है, 113 से 17 ईस्वी के आसपास जो ये बैठा था, इसके बीच झगड़ा होता है। क्यों, कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश करता है, और फ्रात नदी के पार जो भी एरिया होता है, उसके जो पार जो भी एरिया होता है उस पर कब्जा कर लेता है। बाद में जो इसके उत्तराधिकारी बैठते हैं, वापस उस एरिया को छोड़ देते हैं। बट किसने अधिकार किया था फ्रात नदी के पार क्षेत्रों पर, तो वो था त्राजान। ना अगस्टस ने किया, ना टिबेरियस ने किया। याद रहा, अगस्टस का काल शांति का काल रहा, उसके बाद जो दूसरा था उसका भी काल शांति का काल रहा, क्योंकि उसने अपने बाप की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल गई थी। पर त्राजान था ना, जो उसने क्या किया, कुछ एरिया पर अधिकार कर लिया, पर बाद में जो उसके उत्तराधिकारी बैठे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एरिया को वापस कर दिया। सम्राट त्राजान का सौपन, भारत की विजय, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि भारत की विजय कौन से रोम साम्राज्य का सपना रहा था, कौन से रोम सम्राट का सपना रहा था, तो वो किसका था, वो आपका त्राजान का था, क्योंकि ये चाहता था मैं भी भारत पर अपना अधिकार करूं, और ये जो भारत पर जाने वाली पोत बंदरगाह वगैरह पे खड़ा होकर देखता था, कि जो भी चीज़ें देखता था कि वहाँ से कुछ भी व्यापार हो रहा है, कहीं भी जा रहा है, कि काश मैं भी सिकंदर के जैसा जवान होता, ठीक है। तो ये किसका सपना था, त्राजान का। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस काल में, त्राजान के काल में क्या होता था, त्राजान का जो काल था ना, इसमें कहा गया कि काफ़ी विस्तार हुआ, इसने दूसरे जो आसपास के एरिया पर अधिकार कर लिया। क्योंकि आगे उसने जो उसका आसपास का एरिया था ना, वो काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी धनवान था, तो उसको लगता था कि मैं इस पर अधिकार करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को मिलेगी, ठीक है। तो उसने किस पर अधिकार किया था, जो अपने आसपास के एरिया में इंपॉर्टेंट था, हेराड, ठीक है। हेराड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस मिलती थी। हेराड था ना, जो जगह थी, उससे प्रतिवर्ष साल भर में 54 लाख दिनारियस मिलती थी, और 54 लाख दिनारियस का मतलब था 1,25,000 किलोग्राम सोना। तो एक साल में इतना सोना उसको मिले, तो वो उस पर क्यों ना अधिकार करे, ठीक है। दिनारियस क्या होता है, दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, एक चांदी का सिक्का, ठीक है। तो उसकी एक चांदी के सिक्के की कीमत होती थी 4.5 ग्राम चांदी, ठीक है। आप ये चीज़ें साइड में थोड़ी थोड़ी ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हम इनको भी सारी कवर करेंगे तो थोड़ा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो लंबी वीडियो बन जाती है बहुत सारी। और आगे बढ़ते हैं हम। वास्तव में इटली के सिवाय ये कह रहा है कि जो आसपास के सभी एरिया से उससे टैक्स लिया जाता था, आसपास का जो भी एरिया था टैक्स लिया जाता था, किसको छोड़ के, इटली से टैक्स नहीं लिया, क्योंकि इटली टैक्स नहीं देती थी, ठीक है। उसके बाद रोम अपने चरम पर था, मतलब काफ़ी उत्कर्ष पर था। रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड आर्मेनिया की सीमाओं के सहारा से फ्रात, मतलब ये कह रहा है कि जो रोम साम्राज्य वो स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक फैला हुआ था, सहारा मरुस्थल से फ्रात तक फैला हुआ था। तो ये पूरा एरिया कवर किया हुआ था किसने, रोम ने। बीच बीच में उसका एरिया बता रहे हैं कि कितना कितना कवर करता जा रहा था वो, ठीक है। और काफ़ी लंबे चौड़े इलाके पर उसका नियंत्रण था। करीबन 6 करोड़ की आबादी हो गई थी, और इस पर वो कैसे अधिकार करता था, कैसे उसको संभालता था, तो वो चीज़ें आपको बता रहा है कि ये जो नगर थे ना, जो शहरी तरीकों से वो राजा सम्राट जो भी होता था वो इस प्रशासन को संभालता था।
6 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा एरिया एक अकेला राजा कैसे संभालता था? तो वो पढ़िए क्या बता रहा है इसमें कि संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक नगर थे। जो भी पूरा साम्राज्य था उसमें बहुत सारे नगर थे और उन नगरों में क्या किया हुआ था, उन नगरों पर वो नियंत्रण रखता था और वहाँ पे जो लोग होते थे वो प्रशासन को संभालते थे, आसपास के गाँव को संभालते थे, वहाँ से कर वगैरह लेते थे। जैसे बड़े बड़े शहरी केंद्र थे, कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक, ये बड़े बड़े क्या थे? नगर थे। इन्हीं के आधार पर सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल रहती थी और अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। ये नगर होते थे, इनमें ही लोग प्रशासन संभालते थे, जो रहते थे इनके जो भी अफसर जो भी थे प्रशासन को संभालने वाले, और वो आसपास के गाँव में टैक्स लगाते थे, टैक्स को इकट्ठा करते थे और अपने प्रशासन पर राज तक पहुँचाते थे। ठीक है। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतर वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक रोचक इंटरेस्टिंग पहलू रहा है। क्या बता रहा है कि जो रोम के जो इटली के बीच की जो भी राजनीतिक सत्ता थी, इनकी खींचातानी थी या कुछ भी बातचीत थी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है रोमन और इटली के बीच की बात। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे जैसे ये नगर थे और नगर में जो अफसर वगैरह होते थे, जो प्रशासन को संभालने वाले थे होते थे, उनका धीरे धीरे एक नया वर्ग बन के तैयार हो गया। वैसे तो 3 ही थे, पहला कौन सा था आपका? राजा सम्राट, दूसरा सीनेट, तीसरा सेना। पर जब प्रशासन को संभालने के लिए उसको कुछ एजुकेटेड पर्सन, कुछ पढ़े लिखे लोग चाहिए लगे, तो क्या हुआ कि एक नया वर्ग बन के तैयार हो गया, जिससे सीनेटरों की जो चीज़ें ना वो इम्पोर्टेंस कम होने लगी। तो सीनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया गया और क्या किया गया, इस जो नया वर्ग बना था उसको इम्पोर्टेंस दी। कौन से राजा ने दी? गैलिनस ने। ठीक है। तो गैलिनस ने किसको इम्पोर्टेंस दी? नया जो वर्ग बना था। और किसकी इम्पोर्टेंस कम कर दी? सेनेटरों की। ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर धीरे धीरे यही चीज़ें हैं इसके अंदर भाई। बाद में ये चीज़ें फैलने लगी और विद्रोह वगैरह भी होने लगे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। कुल मिला के जो संभाला जाता था वो एक तरह से वर्ग था, वो किसके द्वारा ही संभाला जाता था? वो आपके जो उच्च अधिकारी जैसे मजिस्ट्रेट हुए, नगर परिषद, सिटी काउंसलिंग हुए, इनके द्वारा ही क्या किया जाता था? ग्रामों को संभाला जाता था, उन पर अधिकार किया जाता था। एक शहर के आसपास का क्षेत्र था जो उसके अधीन बहुत सारे क्या होते थे? गांव होते थे, पर गांव के अधीन कभी भी शहर नहीं होते थे। तो ये चीज़ें बताई जाती थी, उनसे टैक्स लिया जाता था, उसी के आधार पर चीज़ें तैयार की जाती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर गैलेन के अनुसार कि कई बार क्या होता था, सारा का सारा सामान होता ना जो गांव में पैदा होता था, वो कहाँ पहुंच जाता था? डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव, कि जो भी पैदाइश होती थी, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा फसल, खाने पीने का अन्न होता था, सारा का सारा शहरों में चला जाता था। बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज़ें बचती थी गांव में। तो कहा कि जब अकाल पड़ता था तो साधारण से साधारण और बुद्धिजीवी वाले आदमी भी कुपोषण के शिकार हो जाते थे। शहर में रहने वाले लोगों की फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न में भंडारों में भर लेने का ये रिवाज था। ठीक है। सारे गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर की दालें, काफ़ी बड़ा हिस्सा शहर में चला जाता था। किसानों के पास कुछ दालें, कुछ लिमिटेड चीज़ें ही बचती थी, जिसे ही पीकर खाकर वो काम चलाते थे। उसके बाद फिर भी अगर चीज़ें ना रहती थी तो वो छाले, जड़े, झाड़ियाँ आदि खाकर ही काम चलाते थे। तो गांव और शहर के बीच इतनी ज़्यादा पार्शलिटी थी। ये चीज़ें बता रहा है कि सारा अपनी भरने की लगी रहती थी, सारा सामान कहाँ ले जाते थे? वो शहर में ले जाते थे और गांव वाले लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे करते थे। ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक स्नान गृह रोम का शहरी जीवन, मतलब कि यहाँ पे सार्वजनिक एक तरह से जैसे हमारा हरिद्वार हो गया, ठीक है, सूरजकुंड हो गया, जहाँ पे सब स्नान करने जाते, ऐसे क्या थे? यहाँ पर स्नानागार थे। ठीक है। बट ईरान में ऐसे स्नानागार नहीं थे। एक बार एक राजा ने ईरान में ऐसे स्नानागार बनाने की कोशिश की, तो वहाँ पे सारे के सारे पुरोहितों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जल बहुत पवित्र चीज़ है, अगर उसको सार्वजनिक बनाया जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगी। ठीक है। और एक एग्जाम्पल है कि एक कैलेंडर में हमें पता चलता है कि कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम होता था। तो ये रोम के बारे में बताया गया कि सार्वजनिक स्नानागार था, मतलब वर्ष में से 176 दिन कोई ना कोई मनोरंजन चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है। उसके बाद है तीसरी शताब्दी का संकट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि पूर्ववर्ती, पहले परवर्ती सिचुएशन है, फिर पूर्ववर्ती है। तो जो तीसरी शताब्दी तक कौन सी चलेगी?
पूर्ववर्ती, ठीक है, प्री स्टेज। तो प्री स्टेज में क्या संकट आया देखिए, यदि पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति और समृद्धि तक चली, पहली और दूसरी जो चीज़ें हैं वो अच्छी से चली, सब काम कहते हैं कुशल मंगल चलता रहा, पर बाद में तीसरी शताब्दी कहते हैं बुरा दौर आ गया, जैसे हमारा 2020 मान के चलो, 2021 मान के चलो, जो बहुत ही टफ फेज रहा है सबके लिए, तो एक बुरा टाइम आ गया उनके लिए। क्या था इसमें दूसरी जो जातियाँ थी वो इन पर अटैक करने लगी, ठीक है, आक्रमण करने लगी। तो ईरान ने 225 ईस्वी की अपेक्षा एक अधिक आक्रामक, मतलब ये कह रहा है कि जो ईरान है ना, ये इस पर अटैक करने शुरू हो गए। उनका एक वंश था ससानी वंश, जो हमें पीछे पढ़ के आए हैं, पार्थियन और ससानी वंश था, वो इस पर अटैक करने लगा और 15 वर्षों के भीतर तेजी से फ्रात की दिशा में फैल गया। फ्रात नदी है जो, उसकी दिशा में फैलने लगा ये ससानी वंश, क्योंकि रोम में एंट्री करने लगा, उनके लोगों को क्या सताने लगा। तो एक अभिलेख मिला है, ये चीज़ें हमें कैसे पता चली, 3 भाषाओं में खुदा हुआ एक अभिलेख मिला है, जिसमें ईरान के राजा शापूर प्रथम, ईरान का राजा कौन था, शापूर प्रथम, उसने क्या दावा किया, उस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है कि मैंने रोमन के 60,000 सैनिकों का सफाया कर दिया और उसकी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया, और जर्मन मूल जनजाति समुदाय इन सब ने डैन्यूब नदी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। 233 से 280 तक समूह जो प्रांत पर बार बार आक्रमण होने लगा, काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिण जर्मनी तक ये फैल गए। रोम वासियों को डैन्यूब के आगे का क्षेत्र छोड़ना पड़ा, डैन्यूब नदी के आसपास रोम का एरिया था, उन्होंने मजबूरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि बार बार ये जनजातियां और ये ईरान वाले अटैक करने लगे, ठीक है, और बार बार उनके खिलाफ लगातार युद्ध होते रहे, जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे। तीसरी शताब्दी के थोड़े थोड़े अंतर में अनेक सम्राट, 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, और इस तथ्य से स्पष्ट सूचक है कि सऊदी की जो स्थिति थी बहुत तनावपूर्ण थी। तो सोच के देखो, 47 वर्ष में ही 25 सम्राट आ गए, ठीक है, तो कितना टाइम रुके हैं कोई भी सम्राट अगर 10 से 15 साल रुकता है तभी वो अपने देश के लिए कुछ कर पाता है। तो कुछ टाइम के लिए रुकते थे, कोई मर जाता था, ठीक है, कोई हटा दिया जाता था, तो जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा गंभीर होने लगी थी, ठीक है। तो तीसरी शताब्दी में संकट का टाइम रहा था रोमन के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आप ध्यान से वीडियो को 2 से 3 बार जरूर पढ़िए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, बाय बाय।